अवैध सिंह जी बाईपास होके निकलते थे, मैम के अंदर से एंट्री नहीं करते थे। अंदर एंट्री नहीं करते थे। जहाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी हमारी पार्टी, आज अवैध सिंह के इस्तीफे के बाद में बहुत ज़बरदस्त उफान आया पार्टी में। और चौधरी देवीलाल हमें नवरत्न कहा करते थे उस टाइम। वो नवरत्न आप थोड़ा सा बता पाएंगे? जैसे दो तो देवीलाल जी और मंगल सेन हो गए, तीसरे आप हो गए, और मैं हो कौन गया, थे? धीरपाल सिंह था, संपत सिंह था, ये काफ़ी ठीक लोग थे, आपों के प्रधान थे। उन्होंने सब ने जो है ना अवैध सिंह को सम्मानित किया है, किसान केसरी के नाम से उनको सम्मानित किया है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला, जो निवर्तमान विधायक थे इनेलो की तरफ से, उन्होंने अपना इस्तीफा 27 जनवरी को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दे दिया। इसके बाद वो सीट खाली हो चुकी है और प्रदेश में कालका और इलाहाबाद 2 सीटों के खाली हो जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद का अपना एक सियासी इतिहास रहा है। इलाहाबाद में अब तक 13 सामान्य चुनाव जबकि 2 उपचुनाव हुए हैं और 11 बार यहां से चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले सियासी दलों ने जीत हासिल की है। इलाहाबाद से सबसे अधिक 5 बार चौधरी भागीराम जो हैं वो एमएलए रहे हैं। एक बार उन्होंने 1977, 1982 और 1987 में जीत की हैट्रिक लगाई। उनके पास इलाहाबाद की राजनीति को लेकर कई तरह के रोचक किस्से हैं, कई तथ्य हैं। जैसे जब उनको पहली बार 1977 में टिकट मिली तो उस समय वो अपनी दर्जी की दुकान में कपड़े सिल रहे थे और उनको अखबार के जरिए पता लगा कि उन्हें टिकट मिली है। आज इलाहाबाद की सियासी अतीत को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है भागीराम जी। हम उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भागीराम जी। धन्यवाद आपका। भागीराम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साल 1977 में आप पहली बार इलाहाबाद से विधायक निर्वाचित हुए थे, वो किस्सा क्या था? आपको किस तरीके से टिकट मिली? चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में उस टाइम जनता दल की जो है वो लहर थी पूरे हरियाणा में, क्या किस्सा था वो टिकट मिलने का आपका? चौधरी देवीलाल जी ने कालावा रोड़ी बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था और उस टाइम बंसीलाल जी की सरकार थी और उस टाइम में चौधरी देवीलाल जी के सामने चौधरी बंसीलाल जी के रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा था और डर का माहौल था, लोग भयभीत थे बड़े भारी जी। तो वहाँ उसके प्रचार के लिए कोई नहीं जाया करता था चौधरी देवीलाल जी। और उस टाइम भी मेरे पिताजी जो है ना एक उस टाइम ऐसी थी कि भी एक गाड़ियाँ दे देते थे और वो मेरे पिताजी भी उस चुनाव में प्रचार के लिए गाँव में हमारे समाज के लोगों के पास जाया करते थे। और उस टाइम उनकी निगाह में, ओम प्रकाश जी के निगाह में, चौधरी देवीलाल जी की निगाह में कि ये ऐसी समाज के लोग हैं और फिर भी आपकी इतनी फिर के इमदाद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो फिर जब टिकट वितरण की बात आई ना, तो पहले चौधरी देवीलाल जी ने केसरा राम के बेटे के लिए, मनीराम के लिए एक बार हाँ कर ली कि मैं इसे टिकट दूंगा, मेरा बेली है। और किसी कारण वो केसरा राम वहाँ से उठ करके जगजीवन राम के पास चले गए। ठीक है। तो एकदम बात में तब्दीली आ गई सारी। तो उन्होंने देखा भी अब किसको टिकट दें, तो उस टाइम भी किसको दिया जाए तो नाम आते आते और मेरे पिताजी का नाम आया और फिर उन्होंने पड़ताल की कि उसके बेटा है। तो फिर उन्होंने किसी ने बताया कि भाई उनका बेटा मैट्रिक पास है और ठीक है। तो बोले फाइनल हम उसी को टिकट देंगे, पक्का है। तो फिर वो टिकट अनाउंस हो गई। इलाहाबाद सुरक्षित से श्री भागीराम, मैं मेरे साथ जो मशीन वाले थे मैं उनसे मजाक कर रहा था कि भाई ये देखो मेरा नाम है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मुझे वोट देना। असलियत में मुझे ये पता नहीं था कि भाई ये तेरा ही नाम है। ठीक है। तो उस टाइम मेरे पिताजी की वजह से ही मुझे टिकट मिला। तो वो आपको अखबार के जरिए से पता लगा था कि आपको टिकट मिली है? नहीं, अखबार के जरिए से तो मेरा नाम देखा मैंने, पर ये नहीं मुझे क्लियर था कि ये तेरा ही नाम है। अच्छा, आपको क्लियर नहीं था? ये क्लियर नहीं था मेरे पास। तो फिर बाद में आए कि भी आपने नॉमिनेशन फाइल करना है, तब मुझे लेके आए पार्टी के वर्कर्स। तो उसके बाद में फिर चुनाव आ गया, पार्टी के लोग थे, लोग भयभीत थे, इमरजेंसी के बाद की बात थी। हाँ, तो मैं चाहे एकदम अननोन था, राजनीति के बारे में मुझे पूरा ज्ञान भी शायद नहीं था, फिर भी लोगों ने संभाला काम। वो तो इलाहाबाद का पहला चुनाव तो लोगों ने ही लड़ा, सही मायने में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। तो कोई ख़ास ऐसा किस्सा बताइए, कोई इस तरीके का कोई दौर आया हो किसी इलेक्शन में कि वो
सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो उनके तमाम बड़े नेता, कोई ऐसा कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा नेता आया हो? हाँ 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 आया। सन दूसरा चुनाव मैंने सन 1982 में चुनाव लड़ा, तो उस टाइम एक ऊपर लेवल के ऊपर हाई कमांड कांग्रेस के अंदर ये बात चली कि सरसा चौधरी देवीलाल का गढ़ साफ हो रहा है, ठीक। और ये बात इंदिरा गांधी के पास गई, उनके संज्ञान में। हाँ उनके संज्ञान में भी एक सीट के ऊपर कंटेस्ट है, अगर आप टाइम दे दो तो देवीलाल का गढ़ साफ हो जाएगा। फिर इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर में इलाहाबाद आई, जहाँ अब बस स्टैंड है यहाँ आई, और आकर के और वहाँ हमने इस ढंग का पानी कर रखा था कि भी पानी पिलाने के लिए हमने हमारा इंतजाम किया, लड़कों को अंदर झंडे दे के भेज दिए। जो ही इंदिरा गांधी खड़ी हुई तो फिर हमारे झंडे झुंडे लहराने लग गए, तो ज़्यादा बोल नहीं पाई, थोड़ा सा बोली है, बोल के वो हेलीकॉप्टर में आई और हेलीकॉप्टर में वापस चली। ये 1982 की बात है। 1982 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, दूसरा चुनाव। और सही मायने में इलाहाबाद का इतिहास है कि उस टाइम इंदिरा गांधी से अपर कोई नहीं था। हाँ, वो इलाहाबाद में आके गई। हाँ जी। और अब पिछले चुनाव में बीजेपी के पास दो चेहरे मैन हैं, दो ही चेहरे, मैं तीसरा चेहरा नहीं मानता जी। आधा चेहरा जो है रक्षा मंत्री है उसको मान लो, और दो ये हैं, दो ही है मैन, अमित शाह और मोदी। तो इस बार चुनाव के अंदर मल्लिका गांव में अमित शाह भी आया और मोदी भी आया। इंदिरा गांधी भी आई इलाहाबाद को जीतने के लिए, और उसके बाद में अमित शाह आया, और उसके बाद में मोदी आया। पर इलाहाबाद के लोग, बहादुर लोगों ने उनको जैसे आए थे वैसे ही उनको भेज दिया। दो प्रधानमंत्री आए दो चुनावों में, लेकिन जीत जो है एक बार आपकी हुई और एक बार अभय सिंह चौटाला की। तो भागीराम जी, कोई इस तरीके का देवीलाल से जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा आपके जहन में हो, जो कोई आपके साथ ऐसा अनुभव रहा हो कि उनकी जो पर्सनैलिटी को जो है रिकॉग्नाइज करता हो? नहीं, देवीलाल एक पंचायती आदमी थे। जहाँ भी 10 आदमी रोड के ऊपर खड़े हो जाया करते तो देवीलाल तो उन्हें वहाँ रोक लिया करता। कई बार जो है ना, ये सावनी के महीने में मथीरे होते हैं राजस्थान में, तो वो हेलीकॉप्टर लेके जब बाहर राजस्थान चले जाया करते तो खेत में ढाणियों में हेलीकॉप्टर उतार लिया करते। तो देवीलाल का तो देखो मुकाबला आज हिंदुस्तान में, देखो मेरी जानकारी के मुताबिक देवीलाल के मुकाबले का कोई आदमी नहीं, उसमें सारी बातें क्वालिटी थी। सबसे बड़ी तो थी कि वो निष्पक्ष नेता थे जी। वो कभी बंसीलाल बीमार हुआ, एक बार बंसीलाल से मिलने चले गए, भजनलाल बीमार हुआ, भजनलाल से मिलने चले गए, भगवत दयाल शर्मा बीमार हुआ, उससे मिलने चले गए। उनके मतलब दिल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद वो बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी उसकी एक बात थी कि ईमानदार देवीलाल के मुकाबले में मैंने आज तक कोई आदमी, कोई नेता नहीं देखा। और जबान के धनी, आज जबान के धनी की बात आई तो देखो उन्होंने एमपी का पद भी छोड़ा, एमएलए का पद भी छोड़ा, और लास्ट पीएम चुने जाने के बाद, नेता चुने जाने के बाद भी उन्होंने वीपी सिंह के गले में अपनी माला डाल दी कि मैंने जबान की हुई है तो वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये मतलब हर एक के बस की बात नहीं है। और आज जैसे चौधरी देवीलाल के चाल चलन थे, उन्हीं कदमों के ऊपर अभय सिंह चौटाला ने जो स्टेप लिया है, ये भी आज एक जगह नहीं, इलाहाबाद में नहीं, सिरसा में नहीं, हरियाणा में नहीं, थ्रू आउट इंडिया आज अभय सिंह के नाम का तुति बोल रही है। जहाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी हमारी पार्टी, आज अभय सिंह के इस्तीफे के बाद में बहुत ज़बरदस्त उफान आया पार्टी में। ये महम का चुनाव, महम के चबूतरे के ऊपर चौधरी देवीलाल को सम्मानित किया गया था। जी हाँ, मैं उसी के बारे में जानना चाह रहा था। वो साल 1985 का जो उपचुनाव था, वो क्या कहानी थी और कैसा माहौल था? चौधरी देवीलाल जी ने रिजाइन, और डॉक्टर मंगल सेन ने रिजाइन किया था बीजेपी, रोहतक से मंगल सेन ने किया था और महम से इन्होंने किया था। 9 एमएलए थे, हम भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने भी रिजाइन किए थे। ठीक है। और चौधरी देवीलाल हमें नवरत्न कहा करते थे उस टाइम। वो नवरत्न आप थोड़ा सा बता पाएंगे? जैसे दो तो देवीलाल जी और मंगल सेन हो गए, तीसरे आप हो गए, और मैं हो गया, धीरपाल सिंह था, संपत सिंह था, ये काफ़ी लोग थे, 9 थे। तो उस टाइम हमें नवरत्न कहा करते थे।
उसमें ऐसा माहौल था कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ दोबारा कि महम चबूतरे के ऊपर वो किसी को चढ़ने नहीं देते थे। चौधरी देवीलाल को चौबीसी के जो पंचायती लोग हाँ, थे वो। और उसी बात कड़ी के अंदर कल 11 तारीख को चौधरी अभय सिंह जी की मैं खुले दिल से एक बात कह रहा हूँ कि वहाँ अभय सिंह जी बाईपास होके निकलते थे महम के अंदर से एंट्री नहीं करते थे, अंदर एंट्री नहीं करते थे। और जहाँ एंट्री बंद थी उसी महम चबूतरे के ऊपर कल वहाँ की जितनी भी खापें हैं, तकरीबन मैं क्लियर तो नहीं कर पाऊँगा, पर 50 की संख्या में जो अलग अलग खापों के प्रधान थे, उन्होंने सब ने जो है ना अभय सिंह को सम्मानित किया है, किसान केसरी के नाम से उनको सम्मानित किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जो बोलने वाला प्रधान था ना, और हर एक प्रधान ने चौधरी देवीलाल को याद किया, नमन किया, और उन्होंने कहा भी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल करके अभय सिंह ने जो स्टेप उठाया ये बहुत बड़ा स्टेप है। और इन्होंने किसानों के लिए तो वो जिस तरीके से कहा जा रहा है 1985 में देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था और फिर 1987 में प्रचंड बहुमत के साथ लोकदल की सरकार बनी थी, आप भी उसमें मंत्री थे। तो क्या इस तरीके से इनेलो जो एक वोट बैंक जो 3% सिमट गया था 2019 में, एक सीट पर जीत दर्ज की थी, तो क्या लग रहा है कि वो वापसी इनेलो कर पाएगी? और वो पूरी कहानी क्या थी, देवीलाल ने किस तरीके से कमबैक किया था? नहीं, वो चौधरी देवीलाल ने जो जैसे संघर्ष किया और उस संघर्ष का रिजल्ट SYL के मामले को लेकर के हिसार से चौधरी देवीलाल दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुए थे। ठीक है जी। और उस संघर्ष की वजह से आज ये मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अभय सिंह चौटाला चाहे SYL के मामले को लेकर के और चाहे किसान आंदोलन जब से इस बार कोरोना के टाइम में कोई भी अपने घर से, देखो मैं किसी की बात नहीं कह रहा, मैं मोदी की बात कह रहा हूँ, अमित शाह की बात कह रहा हूँ, चाहे कोई खट्टर की बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना नेता बाहर निकले डर के मारे, उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मेरे भी कोरोना हो गया, मेरे भी कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, और वो अपने अपने घरों में कमरों के अंदर आकर के बैठ के मुझे कोरोना हो गया ताकि बाहर ना जाना पड़े। अभय सिंह ने ना कोरोना की परवाह की, न मोदी की परवाह की, ना अमित शाह की परवाह की, न खट्टर की परवाह की, और वो मंडियों में घुमा, घर घर में घुमा, जगह जगह उन्होंने जज से जुलूस किए। ये चौधरी देवीलाल के तर्ज के ऊपर ही अभय सिंह चल रहा है, और उसी तर्ज के ऊपर आकर के लास्ट अभी अभय सिंह जी ने रिजाइन किया, तो ये भी चौधरी देवीलाल की तरह ही है। और संघर्ष हमें रंग लिया करता है, हमेशा संघर्ष कभी खाली रहता। जो लोभी, राज के लोभी लोग हैं ना, उनको लोग फटकारते हैं, उनको लोग गिराते हैं, उनको भगाते हैं। पर जो देखो एक कितनी तगड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को अपने हल्के में उतरने नहीं दिया। किसी नेता की आज हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के कहीं जलसा जुलूस कर दे। आज अभय सिंह को किसी ने आज तक रोका नहीं, इसने कभी परवाह नहीं की, चाहे मंडियों में गया और गया, सारी चीज़ें की। किसान के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये रंग लाएगी, ऐसी बात नहीं है, खाली नहीं जाएगा। जो कल का महम का जलसा था, तो मैं चला गया वहाँ जल्दी, ठीक है, धुंध थी, तो उस टाइम वो पंडाल सारा का सारा खाली था, मात्र एक बोल रहा था, 10, 12, 15 वहाँ खड़े थे। ईमानदारी की बात है, मेरे दिल में ये आया कि इन्होंने कोई न कोई चाल खेली है मैम के लोगों ने। भी उसको इनवाइट करके हरजाना, इसका आपको कोई मन में शंका थी? मेरे मन में। हम वहाँ से वापस एक होटल के ऊपर आगे रोड, एक वहाँ कोई सिरसा का होटल है कोई, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, वहाँ आके हमने चाय चुई पी। और मैं मन ही मन में, मैं बताऊँ तो किसी को नहीं, मैं मेरे मन में ही ऐसे आ रहा कि भाई ये जलसा दो, प्रोग्राम तो फेल होगा, और ये फेल करेंगे मेरे दिल में। और कुछ दिन के बाद में भीड़ उमड़ने लगी। तो मैंने तो चौधरी देवीलाल के टाइम में जो प्रोग्राम था उससे भी ये अधिक था, बहुत ज़्यादा, और उग्र भीड़, उत्तेजित, वोकल, मतलब कोई कमजोरी नहीं, जैसे
ले जाती है, जोश था भीड़ में, ले जाते हैं। नगर पालिका वालों को कह दिया कि तुम भी यहाँ आ जाओ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार कहती है, फॉरेस्ट के सारे मुलाजमों को बुलाते हैं। ने किसी को बुलाया नहीं गया, किसी की बुनियादी नहीं हुई, कोई उसका कोई नहीं। वो प्रधानों की तरफ से ही अपनी अपनी खाप के लोगों को वहाँ कहा कि भी आप वहाँ आओ और हम वहाँ अभय सिंह को सम्मानित करेंगे। तो बहुत बड़ा इसमें बदलाव आएगा, देखना, ये खाली नहीं जाएगा। जी। तो आप देख सकते हैं, जैसे भागीराम जी का मानना है कि इनेलो जो है एक तरीके से जो 1985 का वो दौर था 35 साल पहले, जिस तरीके से देवीलाल ने मेहम सीट से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उन्होंने न्याय युद्ध चलाया और 87 के अंदर बीजेपी हो या सीपीआई हो, सीपीएम और आज़ाद विधायकों को मिलाकर 85 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई थी, देवीलाल जी ने सरकार बनाई थी। तो भागीराम जी का मानना है कि इनेलो जो है अपने बिखरे हुए और सिमटे हुए वोट बैंक को समेटेगी। अभय सिंह का मुहिम के ऐतिहासिक चबूतरे पर सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके के रोचक जानकारी और रोचक किस्सों को लेकर हम लगातार आपको अनेक जो हस्तियां हैं उनसे मिलवाते रहते हैं। देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।